इतिहास में जीने वाले अपना इतिहास नहीं बना पाते। आज की नींव पर जो भविष्य की नींव और बिल्डिंग है चढ़ाते, वही किताबों में अपना नाम दर्ज करवाते। मैं हूं सूर्यांशी पांडे और हम यहाँ पर प्रसार भारती के जरिए आपको लेकर आए हैं खेल के भविष्य की ओर, यानी कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि लखनऊ में, जहाँ से सरकार की पूरा प्रयास है कि वो खेल को यहाँ से और भविष्य की ओर ले चले, जहाँ पर हम देखेंगे और भी बहुत सारे मेडलिस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। हम आपको लेकर चलते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल की ओर, जो आपको बताएंगे कि हमारा जो खेल है, क्रिकेट है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है और इसको हम और खेलों के जरिए कैसे क्रिकेट के ये जो फाउंडेशन है, जो हम लोग नींव रखी है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं ओलंपिक में भी अपने रिप्रेजेंटेशन को, अपने मेडल टैली को बढ़ाने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे जो चेयरमैन है प्रसार भारती के, नवनीत सहगल जी को, और उसके बाद प्रो वाइस चांसलर जो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के हैं, जहाँ पर हम हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा। फिर मैं स्वागत करूँगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आनंदेश्वर पांडे का, और मैं स्वागत करूंगी दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार, खेल पत्रकार धर्मेंद्र पांडे जी का, और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रणजी ट्रॉफी के क्रिकेटर आसिफ जाफर, जो कि बतौर पेसर के तौर पर रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और हमारे साथ है आप सब की दिलों की धड़कन, यानी कि आप सब के रूप में यहाँ पर मौजूद बाबू बनारसी दास के स्टूडेंट्स। और मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जोश हाई है, उनको देख कर क्या आपका जोश हाई है? जरा जोर से एक बार हो जाए, क्योंकि ये है हमारे इस प्रोग्राम की थीम, चीयर्स फॉर भारत। सो कैन वी हैव अ लाउड चीयर फॉर भारत? इंडिया! और अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो देखिए ये वो खिलाड़ी है जिसने 14,000 रन बना दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ जब मुकाबला हुआ। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? हिप हिप! हिप हिप! कोहली है तो बिल्कुल सही कहा, कोहली है तो मुमकिन है। सेंचुरी जो उन्होंने बनाई, और उसके बाद जो हमने देखा फास्टेस्ट 14,000 रन उन्होंने बनाए, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मुझे लगता है ये विराट कोहली के लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे पास अभी जो मौजूद है वो हमारे गेस्ट है नवनीत सहगल जी। नवनीत जी, जो अभी परफॉर्मेंस हो रही है इंडियन टीम की, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है, इसका इतना मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप उसमें क्या बोलेंगे? देखिए, पिछले 10 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक खेलों का एक माहौल पैदा किया है, एक नई नई जो योजना लाए हैं, उन्होंने ओलंपिक के लिए जो प्रेरणा दी है, खेलों में बच्चों के आने के लिए जो प्रेरणा दी है, टॉप्स जो स्कीम बनाई है, फिट इंडिया जो स्कीम बनाई है, ये सबसे पूरे देश में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, एक खेलों का माहौल बना है। और उसमें जो भी खेल हैं, जैसे चाहे वो खेल ओलंपिक्स के हैं या एशियन गेम्स के हैं या क्रिकेट जैसा खेल है जो कि बड़ा पॉपुलर खेल है, उसमें बहुत सारे जो अब बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चे अपने अच्छे खिलाड़ियों की सफलता देखते हैं, उनको और प्रेरणा मिलती है। हर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, हर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बनना चाहता है, हर जो हमारी बच्चियां हैं वो मनु भाकर बनना चाहती हैं। तो ये एक जो प्रचार भी उसका साथ साथ हो रहा है। और प्लस जब भारत सरकार के स्तर पर इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान होता है, इनको आवश्यक जो है वो आदर दिया जाता है, तो उससे एक पूरे देश में एक बड़ा अच्छा एक खेलों के प्रति माहौल एक बना हुआ है। और वो माहौल अभी जो एक पॉपुलर टूर्नामेंट होते हैं जैसे चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें दिखाई देता है। अभी जब इससे पहले भारतीय टीम ने T20 चैंपियनशिप जीती, अब उसका एक मोमेंटम टीम के साथ है। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप लखनऊ में ये BBD स्टेडियम है, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले खेलो इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया था, और उसका इतना असर इस आसपास के क्षेत्र में हुआ था कि जो बच्चे ये ज़्यादा उसमें रहते थे कि साहब हम कम खेलेंगे और चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वो खेल के बाहर आ रहे हैं। और आज का ज़माना जो है वो बच्चे जो हैं वो टेबलेट, कंप्यूटर, ये सब के साथ, फ़ोन के साथ, स्मार्टफोन के साथ ज़्यादा खेलते हैं। और ज़रूरत है कि उनको हम बाहर निकालें, उनको हम खेल के मैदान में लाएं। और ये जो पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं ये प्रेरित करती हैं कि वो सामने आएँ। और जैसे अभी 2 मैच हुए हैं भारत के, पहला मैच उन्होंने बांग्लादेश से जीता, दूसरा उन्होंने
कल पाकिस्तान से जीता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था। और आप जानते हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो एक अलग से इमोशन जो क्रिएट होता है, और उस इमोशन में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो अपने आप को स्थिर रखता है, वो टीम को जिताता है। और कल विराट कोहली ने बड़ा अच्छा खेल खेला और उन्होंने दिखाया कि इतना जो अनुभव है वो कैसे काम आ सकता है। मैं आपको लखनऊ की बात बताऊं कि पिछले 10 साल में हमारे जो क्रिकेट हैं, मैं यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास पिछले 10 साल में इतने नए क्लब आ गए। इस समय लगभग इस शहर में हमारे लगभग 150 से ज्यादा क्रिकेट क्लब रजिस्टर हैं और 12,000 से ज्यादा क्रिकेट के खिलाड़ी हमारे यहाँ रजिस्टर हैं। ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी ओलंपिक को भी भारत में आयोजित करने की बातचीत चल रही है, तो उससे काफी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत सी प्रेरणा मिलती है और सम्मान सरकार से पाने पे भी वो आगे आते हैं। तो एक बड़ा अच्छा माहौल पूरे देश में स्पोर्ट्समैन के लिए बना हुआ है, खेलों के लिए बना हुआ है। क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर हैं तो मैं जरूर बात करना चाहूंगी बाबू बनारसी दास के जो प्रो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी से। जब हम ये बात करते हैं कि जमीनी स्तर पर खेल को आयोजित करके उसे प्रोत्साहन देना है, तो ये शुरुआत सर सबसे पहले होती है कॉलेज से, स्कूल से। तो कॉलेज स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर किस तरह से, अगर हम आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें, वो टैलेंट नर्चर करता है खेलों में? हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी करके बिल्कुल अलग से है, और जो एडमिशन क्राइटेरिया है एकेडमिक के अलावा हमारे पास जो रिजर्वेशन है वो खिलाड़ियों के लिए भी है। और किसी स्तर का अगर खिलाड़ी है, प्रॉपर ट्रायल के माध्यम से और जो उसकी उपलब्धियां उसके जीवन में रही हैं, स्कूल लेवल पे रही हैं या कॉलेज लेवल पे रही हैं, अगर पीजी के लिए आते हैं तो हम उस क्राइटेरिया को बहुत महत्ता देकर उनको हम चूज करते हैं और उनका एकेडमिक कैलेंडर को भी देखते हुए एक उनका अलग से स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाते हैं। और जैसी सुविधाएं हमारे यूनिवर्सिटी में है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा स्टेडियम जो कि पूरी एक मिसाल है अपने आप में यूपी के लिए, और यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे बच्चों को मिलते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट हैं जो हमारे यहाँ होते रहते हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणादायक वो रहता है। और यूनिवर्सिटी इस पॉलिसी के अलावा जो समय समय पर प्रोत्साहन है, चाहे वो कैश के रूप में है चाहे काइंड के रूप में, हम उनको देते रहते हैं। और जो फैसिलिटीज हैं और एकेडमिक कैलेंडर का भी उनका एक मैपिंग करके, ताकि वो पढ़ाई में भी रहे और खेल में भी रहे, ऐसी सुविधाएं हमने उनको यहाँ दी हुई हैं। और जो एक खिलाड़ी का टाइम टेबल रहता है वो हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रहता है, सुबह का भी है और शाम का भी है। रेगुलर कोचेज हैं, अलग अलग जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उनके माध्यम से उनको कोचिंग देते रहते हैं। और क्रिकेट हमारी यूनिवर्सिटी का भी बहुत पसंदीदा एक स्पोर्ट्स है। जो बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं उनके भी काफी अचीवमेंट्स हमारे यहाँ रहे हैं, और समय समय पर हम ये चाहेंगे कि और इसमें बढ़ोतरी हो और ऐसे जो ग्राउंड है हमारा, ये जो इतना बड़ा एक हमारे को फैसिलिटी है, इसका उनको पूरा लाभ मिल सके। लेकिन अब बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और इस मुकाबले में भारत लगातार मुकाबले जीतता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो खिलाड़ी रिंकू सिंह भी हमें नजर आते हैं, खिलाड़ी समीर रिजवी भी हमें नजर आते हैं। समीर रिजवी जब आईपीएल में आए अनकैप्ड खिलाड़ी होकर भी छा गए थे, और उसके बाद अगर हम बात करें रिंकू सिंह की, तो उनकी तो चाहे अंदाज उनकी बात करें या फिर उनके बल्ले का चलने की बात करें, सब में वो सुपरहिट हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश का भविष्य है क्रिकेट में, वो आपको कैसा दिख रहा है धर्मेंद्र पांडे जी, अगर हम आपसे बात करें? इंडिया की हम बात करें, 3 टीमें बन सकती हैं। इतना टैलेंट है हमारे पास। 3 टीमें और 3 लेवल पे कम्पीट करेंगी कि वर्ल्ड की। तो इसके लिए हम बीसीसीआई के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि बीसीसीआई ने बड़े प्लान वे में क्रिकेट को आगे बढ़ाया। बीसीसीआई से पहले भी बहुत एसोसिएशंस थी, लेकिन बीसीसीआई ने जो काम किया, सारे बच्चों को मेंटली फ्री किया, बिल्कुल बेस्ट उनको इक्विपमेंट्स दिए, बेस्ट फैसिलिटीज दी। आज हमारे पास एनसीए जैसा सेंटर है, जरा सा भी किसी को इंजरी होती है वहां पे उसको ट्रीट किया जाता है। अगर वहां भी अगर कुछ नहीं होता तो उसको फॉरेन भेज दिया जाता है, तो सब फिट होके जाते हैं। मेन है कि प्लेयर्स को सिक्योर करके रखना, तो बीसीसीआई काम कर रही है। वैसे हमारे यहाँ यूपी में भी हो रहा है, जो अच्छे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब प्लान वे में क्रिकेट हो रही है। लखनऊ में जैसे नवनीत सर हैं, सीएल के प्रेसिडेंट है,
डी डिवीजन तक लीग हो रही है, तो अंडर 14 अंडर 12 के बच्चों को भी चांस मिल रहा है। और जितना हम उनको मैचेस देंगे, मैच की प्रैक्टिस से परफेक्ट होगा। कोई प्रैक्टिस वैसे नेट पे प्रैक्टिस करके परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैच में हमारा इवेल्युएशन होता है और फिर जो स्कोरिंग शीट है वो सब जगह सारे सेलेक्टर्स के पास जाती है, तो वो अपना एक चार्ट बना लेते हैं कि कौन सा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। पहले जो होता था बड़ा नेग्लेक्ट होते थे, लेकिन अब यूपी के साथ नेग्लिजेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। और 10 साल से जो सर ने बोला कि 10 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम है, मल्टीपर्पज हॉल है। तो खिलाड़ी खेले, उसको सुविधा की कमी नहीं, लेकिन खेलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास क्वांटिटी है तो वहीं से क्वालिटी आएगी। जो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है स्कूल गेम से हो रही है, यूनिवर्सिटी गेम से हो रही है। हमारे यहाँ सर ने कराया खेलो इंडिया, 237 यूनिवर्सिटीज की टीम आई थी, रिकॉर्ड हुआ लखनऊ में। इसके अलावा हम लोग नेशनल स्कूल गेम्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अंडर 14 अंडर 17, तो स्कूल से भी बच्चे आ रहे हैं। प्लस अब ये है जो सर्किल आगे चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, तो हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ बड़ी मजबूत हो जाएगी। और प्लेयर में भी जब अनसिक्योरिटी आएगी तो सिंसियर रहेगा बिल्कुल। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों मिलके, प्लस बीसीसीआई। जब क्रिकेट की बात के लिए तो मैं बीसीसीआई बात करूंगा। बच्चे खेल रहे हैं, जैसे अंपायर्स में भी आ जाते हैं, आप खेलते हैं, जरूरी नहीं कि आप 100% आप खेल जाएं। अगर 80% भी रुकते हैं तो फिर आपको एज ए अंपायर हो सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर हो सकते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं, तो आपके पास चांस बहुत है, लेकिन ईमानदारी से खेलिए। आसिफ जाफर जी, जब हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, आपने तो वो दौर देखा है जब शायद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उत्तर प्रदेश का, तो तब से अब की अगर तुलना करें तो आप कहां पर देखते हैं? धर्मेंद्र भाई ने जो बातें कही वो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। 90s का जो टाइम था उसमें बीसीसीआई के पास उतने फंड्स भी नहीं थे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं था, लेकिन सन 2000 से जब से एनसीए स्थापित हुआ उसके बाद से प्लेयर्स की जो मिलने वाली फैसिलिटीज थी वो काफी बेटर हो गई। और इस वक्त क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक मर्तबा आप स्टेट लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब स्टेट एसोसिएशन और बीसीसीआई और एनसीए करता है। तो ये फैसिलिटी होने की वजह से प्लेयर्स के पास एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको बेसिक चीज़ों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। तो उनका टैलेंट है, जैसा धर्मेंद्र भाई ने कहा कि ईमानदारी से खेलें तो स्काई इज द लिमिट है। आसिफ जी, मैं अगर आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में एकदम स्पेसिफिक होके पूछूं, तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो उस समय क्या दौर था स्टेट लेवल क्रिकेट का? देखिए, जब मैं खेलता था या हम लोग खेलते थे तो बहुत कम लोग क्रिकेट खेलते थे और लखनऊ में सिर्फ 2 सेंटर्स थे, केडी सिंह और चौक। लेकिन आज जैसे सहगल सर ने बताया कि 12,000 क्रिकेटर्स रजिस्टर हैं सिर्फ लखनऊ में, तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस वक्त तो इतना बड़ा टैलेंट पूल है उत्तर प्रदेश के पास और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश भी काफी अच्छा काम कर रहा है। इतने सब बच्चों को मौका देना, उनकी स्क्रूटनी करना, उसमें से बेस्ट टैलेंट निकालना, और वो चीज परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती है। जिस तरह से जूनियर अंडर 16 की टीम इस साल चैंपियन हुई, अंडर 19 की टीम भी अच्छा खेली, अंडर 23 की टीम भी अच्छा खेली, तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है परफॉर्मेंसेज में। जब हम ओलंपिक के खेलों की बात करते हैं, स्टैंडर्ड आपको वर्ल्ड क्लास लेवल चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पर compete कर रहे हैं तो आप सिर्फ 8 टीमें या 10 टीमें क्रिकेट वाली नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड के करीब 100 से ज्यादा कंट्रीज के एथलीट्स खेलते हैं और अलग अलग कैटेगरीज होती है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की मूलतः बात करें तो वहां पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाता है, अगर हम क्रिकेट से इतर और खेलों की बात करें? देखिए, जहां तक आपकी बात है कि जो ओलंपिक खेल्स की बात है, तो मैं 2000 में सिडनी ओलंपिक में था, 2004 एथेंस ओलंपिक में था, 2008 बीजिंग में था, 2012 लंदन में था, 2016 रियो में था, 2022 टोक्यो में था। तो अब ये सबों के देखिए, पहले हमारे खिलाड़ी मैं 25 साल हो गया ओलंपिक मतलब एज ए सेक्रेटरी यूपी काम करते हुए, इंडियन ओलंपिक में ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेके उस समय हमारे खिलाड़ी जाते थे केवल पार्टिसिपेट करने के लिए, नौकरी पाने के लिए। जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा खेलो इंडिया, फिट इंडिया और खेलों के प्रति जो ग्लैमर को एक्टिवेट किया, मेन तो एक्टिव किया 2000 में करेंद्र मलेश्वरी ने पाया, राठौड़ ने पाया, फिर उसके बाद बैडमिंटन में क्रेज आया, लंदन में साइना नेहवाल ने पाया, उसके बाद फिर आते हैं पीवी संधू ने पाया, फिर रेसलिंग वाले पाए। तो हम ये करें कि अब ओलंपिक में पैसा बढ़ने लगा
ओलंपिक खेलों का क्रेज बढ़ने लगा। इसका सारा श्रेय अगर हम दें तो प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने एक नया खेल माहौल देश में क्रिएट किया है। जहां तक बात है कि जिस डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम में आप बैठी हैं, हमारे यूपी ओलंपिक के 25 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, बैडमिंटन के खुद खिलाड़ी थे, अचानक डेथ हो गई, तो उन्होंने हर जगह इस यूनिवर्सिटी को भी खेल के माध्यम से, तो नवनीत सहगल जी की बात करें तो केवल क्रिकेट से जोड़ना बेमानी होगा। इन्होंने एज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अभी भी हैं ओलंपिक के, इन्होंने अभी इनका जो प्लान था, इस प्रमुख सचिव खेल थे, तब इन्होंने कहा खेल गांव से शुरू होना चाहिए, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, ये खेल का इन्होंने प्रपोजल दिया। संजोग से आप प्रसार भारती के हैं, तो आपके अंदर एक खेल के प्रति एक जागरूकता है और लोगों की संभावना है जहां तक मदद करने की वो करते थे। अब हमारे योगी जी भी खेल को मदद कर रहे हैं, गांव तक ले जाने की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जैसे गुजरात में होता है खेल महाकुंभ कराएं, तो जो युवा हैं, पहले केवल ये होता था कि युवा केवल ज्यादा क्रिकेट दिखाई देता, क्रिकेट की तरफ भागते हैं। जब ओलंपिक खेलों में मेडल लेने पर 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ पैसा मिलने लगे, प्रोत्साहन मिलने लगे, टॉप इनकी उनको ट्रेनिंग के पैसा मिलने लगे, स्कूल यूनिवर्सिटी में पैसा मिलने लगे, तब एक दशाई 204 कंट्री खेलते हैं वर्ल्ड में। और हमने यही नहीं किया कि जो वर्ल्ड में खेलते हैं, हमने योगा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने मलखम्ब को शुरू किया, जो इंडियन स्पोर्ट्स है, आज वो भी हमारे एशिया में पॉपुलर हो गए और वर्ल्ड में जाने के लिए चैंपियन है। 2036 का हम ओलंपिक कर रहे हैं, इससे भी बड़ा एक बूस्टअप मिलेगा। 2000 में जब हमने 82 एशियाड कराया था, उस समय मैं टेक्निकल ऑफिसर था, उस समय एक दूसरी दशा थी। और जब हम आते हैं, अब के युग में आते हैं, 2010 में कॉमनवेल्थ कराए, तो उससे भारत को एक अलग नजरिया से खेल जगत में देखा जाने लगा। और अगर हम ऐसे ही 2-4 इवेंट, अभी हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, उसके लिए बीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उस पर लगे हुए हैं, तो जो हमारा युवा नशे की तरफ जाता था, जो हमारा युवा दंगा फसाद की तरफ जाता था, उस युवा शक्ति को हम एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं और सही दिशा दे रहे हैं। उनको अगर हम सही दिशा और सही डायरेक्शन देंगे तो आने वाले समाज के लिए भी फायदा होगा और हर क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। तो मैं तो ये बात कहता हूँ कि हर युवा को बेसिक, जहां भी मैं जाता हूँ यही कहता हूँ कि बेसिक जो पेरेंट इसलिए बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें, क्योंकि फिजिकल, पहले आप 6 साल के 7 साल के, जब लोग 66 में हाई स्कूल में थे तो 6 साल के 7 साल के होते थे तो पढ़ने भेजा जाता था। अब 2.5 साल के बच्चे को हमने केजी, नर्सरी स्कूल दे दिया, फिर उसको क्या किया, किताब के बोझ ला दिए, किताब के बोझ ला दिए, तो वो मेंटल रिक्रिएशन, मेंटल एजुकेशन, फिजिकली अनडेवलप, बाहर चले जाएं तो 60% फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, 40% मेंटल एजुकेशन पर ध्यान देता है। तो जो ग्रोथ करने की एज होती है वो 12 से 14 पर। तो अब हमारा देश स्पोर्ट्स कल्चर की तरफ बढ़ रहा है और निश्चित है अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित एक दिन हमारे नए नए पदक की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी क्वालिफाई कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात। नवनीत जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है क्योंकि आपने प्रसारण के कई मौसम देखे हैं और कई प्रसारण में आपने देखा होगा खेलों को बढ़ते हुए आगे, तो अगर मैं आपसे आपका अनुभव पूछूं, सबसे ज्यादा आपको मजा कब आया, किस स्पोर्ट्स को कवर करने में सबसे ज्यादा आनंद आया और लगा कि भारत वाकई में बदल रहा है? हमारा जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी सभी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारे इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं वो ज़्यादातर हमारे रूरल एरियाज, पैरा अर्बन एरियाज में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो कुछ पर्टिकुलर चैनल्स और डिश पे चले जाते हैं। तो हम लोग अभी जैसे हमने हॉकी इंडिया के साथ इस बार किया, तो हॉकी को खेलता हुआ देहात का आदमी भी देखे, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये फ्री में पूरे देश में अवेलेबल है। और जैसे अभी हम लोगों ने वेव्स ओटीटी नेटवर्क शुरू किया है, तो वेव्स ओटीटी निःशुल्क है और आपके सबके स्मार्टफोन पे है, तो आप कहीं भी हैं पूरे देश में, आप कोई भी खेल देखना चाहें बड़े आराम से वो मैचेस देख सकते हैं। तो हॉकी इंडिया हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था वेव्स लॉन्च करने के बाद, और हॉकी इंडिया को हमने जब अपने डीडी स्पोर्ट्स और वेव्स प्लेटफॉर्म पे टेलीकास्ट किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिला। तो इसी तरह से अब हम जो है बैडमिंटन एसोसिएशंस के साथ
फिर हम पोलो एसोसिएशन के साथ, अभी गोल्फ एसोसिएशन के साथ, हमारे पांडे जी हैं हैंडबॉल एसोसिएशन के साथ, तो हम ये जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं हम इनसे अब हम टाई अप कर रहे हैं कि बच्चों को जो हमारा टैलेंट है उनको अच्छे खिलाड़ियों को खेलते हुए दिखाएं भी। आप अगर फिजिकली आप नहीं जा सकते हैं तो घर बैठ के अपने टेलीविजन पे, ओटीटी नेटवर्क पे ये सभी खेल देखें तो आप उससे जुड़े रहेंगे, उससे प्रेरणा मिलेगी हमारे नए बच्चों को। जैसे देखिए, क्रिकेट से बड़ा जो इमोशन पैदा करने वाला खेल इस देश में नहीं है। हॉकी उसके बाद अच्छे इमोशन लाता है, लोग उसमें बहुत महसूस करते हैं अगना घुसा हुआ। तो ऐसा ही माहौल अन्य खेलों में भी हो सकता है, कबड्डी में भी हो सकता है, खो खो में भी हो सकता है। बस ये है कि हमें दर्शकों का इन्वॉल्वमेंट उसमें करना पड़ेगा। ध्रुव जुरेल जो है वो भी यहीं के हैं, और ध्रुव जुरेल तो खेल रहा है और वो भी यहीं लखनऊ का ही है वो लड़का। तो बड़ा अच्छा ये एक माहौल यहाँ भी बना हुआ है। और मैं जैसे मैंने पहले कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक प्रेरणा दी है पूरे देश में खेलों के माहौल के लिए, अब क्या है कि खेलने से भी नौकरी भी मिलती है। अब जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हम लोगों ने डीएसपी, सीधे डीएसपी बनाए, तहसीलदार बनाए, जो कि अच्छा मेडल लाए एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में, नगद इनाम भी मिले। इसी तरह से भारत सरकार के स्तर पर भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। तो उससे क्या है कि जो हमारे ऐसे युवा हैं जो कि अच्छा करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, और उनको देख के और 150 बच्चे जो हैं वो प्रेरित होते हैं। तो ये पूरे देश में खेलों के प्रति बड़ा अच्छा माहौल है, और इस प्रकार के जो जोशीले टूर्नामेंट हैं और जोशीले कार्यक्रम हैं वो और जोश को बढ़ाते हैं। बिल्कुल जोश को बढ़ाते हैं। लेकिन नवनीत जी, एक खेल जो आपको सबसे ज्यादा मजा आया उसको कवर करने में जब आप प्रसारण करवाते हैं, तो वो कौन सा खेल होगा? चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, या हॉकी इंडिया का मुकाबले हो? देखिए, एक तो जब नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो वाला उनका जो ओलंपिक में था, उसको बहुत लोगों ने उसको जोश के साथ देखा। वो बड़ा अच्छा लगा उसको कवर करते हुए भी, और जो है वो माहौल भी उससे एक बड़ा दमदार हुआ। और तो फिर ऑब्वियसली क्रिकेट तो है ही, और हॉकी इंडिया करने में भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हॉकी इंडिया में भी बड़ा अच्छा उसमें जोश लोगों में आ रहा है। तो यहाँ पर आनंदेश्वर जी आए हुए किस तरह से खिलाड़ियों को मेंटली ग्रूम करता है, भविष्य में ओलंपिक में अपने आप को मेडल जीतता हुआ देखे भारत के लिए? देखिए मैडम, जहाँ तक आप कंपटीशन की बात करते हैं तो 240 कंट्री खेलती है ओलंपिक में, और 240 कंट्री के बाद सर्टेन जो क्वालिफाई करते हैं वही जाते हैं। अब हिंदुस्तान की बात ले लीजिए तो हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी, वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो फैसिलिटी नहीं थी कि हम जाके ट्रेनिंग कर पाए। हमारे पास कोचेज नहीं थे। अब हमारे पास जब से प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया का नारा दिया है, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, तो जो पहले स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था, जो जैसे नवनीत सहगल जी ने अभी कहा कि जो खिलाड़ियों के मन में क्रिकेट और बल्ला जाता था, 66 और 68 के दशक में आप देखिए खेत जब करते थे तो उसमें बांस के फट्टे बना के हाथी और से मैदान में खेलते थे। वो भी जमाना था। क्यों था? उस समय कमेंट्री आती थी तो या तो क्रिकेट की आती थी या हॉकी की आती थी। जफर इकबाल, ध्यानचंद जी, अशोक ध्यानचंद जी, इनका नाम आता था। जो सुनता था, आजकल के युवा जो दिखता है वही बिकता है, जो सुनता था। तो निश्चित ही है कि अब जो हमारा जो रुझान बढ़ा है, प्रसार भारती ने अभी जब से नवनीत सहगल जी ने कहा जितने फेडरेशनों के साथ टाई अप कर रहे हैं, और निश्चित ही कि जिस समय हर गेम देखा, यूरोपियन कंट्री में जाइए हैंडबॉल सबसे पॉपुलर है, बास्केटबॉल सबसे पॉपुलर है। तो जो खेल है जो देखने में आएगा और जो समझेगा युवा उसी की तरफ तो जाएगा। तो निश्चित है कि अब वो समय चेंज हो गया। अब आप देख रही है कि पहले पैसा और किसी गेम में नहीं था। जब साइना नेहवाल ने लंदन में लिया तो ब्रांच मेडल लेते हुए कर्नल मनेश्वरी ने लिया, उस समय 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख था, आज 6 करोड़ 4 लाख और ये हो गया। नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, जब आया तो पैसे की बौछार हो गई। पहले प्रायोजक केवल क्रिकेट की तरह जाते थे घराने, अब उनके तरफ रेसलिंग की तरफ भी जाने लगे, बॉक्सिंग की तरफ जाने लगे, अब हर जगह को प्रमोट करने लगे। तो अब पैसा और ग्लैमर भी आने लगा।
अब खिलाड़ी मेडल के लिए प्रयास करने लगा। और यही अगर दशा रही तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले समय में निश्चित ही एक दिन ओलंपिक खेलों का बोलबाला होगा। जो हमारे यहाँ पर ऑडियंस है हमारे साथ, जो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। और जो भी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, देखो अब तक भारत ने मुकाबले जीते ही है, उन्होंने हारना तो सीखा नहीं, वो तो साफ दिख रहा है। ठीक है, स्क्वाड बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी नजर में कौन वो एक्स फैक्टर लेकर आ रहा है भारत के लिए, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कहते हैं ना कि वो कमजोर कड़ियों में अपनी मजबूती दिखा के टीम को जोड़ रहा है, वो कौन है? शुभमन गिल। आप शुभमन गिल का नाम ले रहे हैं, आप जरा बताइए। क्योंकि शुभमन गिल जिस तरह से ओपनिंग करके जो ओपनिंग दे रहे इंडिया को, इस वजह से जो इंडिया को एक स्ट्रांग ओपनिंग मिल रही, तो वो मतलब आगे अच्छे से बढ़ पा रहे हैं इसके वजह से। आसिफ जाफर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो अभी मुकाबला चल रहा है, अब न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला होने वाला है और देखिए हमें इनको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है। मुझे याद है जब ये टेस्ट सीरीज के लिए भारत आए थे तो सब अखबारों में सब जगह छपा था, अरे इंडियन कंडीशंस में स्पिनर्स इतने अच्छे, बैटर्स इतने अच्छे, न्यूजीलैंड की टीम जो है कुछ नहीं कर पाएगी, और उल्टा ही हुआ। तीनों टेस्ट सीरीज के जो मैचेस हैं वो न्यूजीलैंड ही जीती और वहां पर मिचेल सैंटनर जो हैं उन्होंने 7 विकेट लिए थे, जिसमें विराट कोहली और शुभमन गिल का भी विकेट जो शामिल था। तो आसिफ जाफर जी, ये जो टीम है इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी इंडियन टीम को रखनी चाहिए, स्पेशली जब हम बॉलिंग की बात करते हैं? इंडिया ने जो स्पिन हैवी लेके गए हैं, वहां पे एक्स्ट्रा स्पिनर लेके गए हैं, वो कंडीशंस को देखते हुए बहुत अच्छा प्लान है वो उनका। क्योंकि टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, अभी 23 डिग्री था, अगले दिन 29 डिग्री हो गया था, और फाइनल या सेमीफाइनल होते होते हो सकता है 30-35 हो जाए, तो विकेट्स ड्राई होते जाएंगे। इंडिया को अपने मैचेस दुबई में ही खेलने हैं। तो अभी जैसे आपने सवाल पूछा बच्चों से कि क्या एक्स फैक्टर है, तो कोई एक सहमति नहीं बनी। उसकी वजह ये थी कि इंडिया टीम इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब वो किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड ही नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक सभी मैच विनर्स हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब इंडिया का ना जीतना एक ताज्जुब की बात होगी, क्योंकि सारे बेसिस कवर्ड हैं और इंडिया का जो रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंस है इन द वाइट बॉल क्रिकेट वो बहुत ही शानदार है, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी खेले। आपने जो बात की न्यूजीलैंड सीरीज की, वो टेस्ट मैचेस की थी, उसमें आई पर्सनली फील के थोड़ी सी स्ट्रैटेजी गलत हो गई, क्योंकि जब आप इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स देते हो तो बाहर का स्पिनर जो एवरेज होता है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, तो उसका फायदा सैंटनर एंड उनकी साथियों को मिल गया। अदरवाइज वाइड बॉल क्रिकेट में वी आर स्टिल एट द टॉप एंड चैंपियंस ट्रॉफी जीतना इंडिया के लिए बहुत ही एक नेक्स्ट स्टेप है जिस तरह से इंडिया खेल रही है। नवनीत सहगल जी, आपकी राय में जो अभी टीम इंडिया खेल रही है, आपको क्या लगता है कि अब आगे आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी उठाते हुए आपको भारत ही दिख रही है, और अगर दिख रही है तो कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, जैसा कि वहां का विकेट बिहेव कर रहा है, टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हर मैच में, क्योंकि विकेट जो है दूसरे पार्ट में स्लो हो जा रहा है और स्लो विकेट पे स्ट्रोक खेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो टॉस तो है ही है, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि वो जो दुबई का ट्रैक है वो टर्निंग ट्रैक है, वो तेज गेंदबाज को कोई मदद नहीं दे रहा है। इनिशियली जो अर्ली मॉर्निंग के ओवर्स हैं उनमें अच्छी थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन उसके बाद मदद भी नहीं मिलती है, बल्ले पे बॉल भी नहीं आती है। तो स्पिनर्स ही एक्स फैक्टर होंगे। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि विकेट स्लो हो जाएगा, जब दूसरी बार खेलने जाएंगे चेस करने में, उस समय विराट कोहली और शुभमन गिल ये दोनों प्लेयर, और साथ साथ हमारे अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा, क्योंकि जब मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है तो ये ऑलराउंडर ही सामने काम आएंगे। ये मेरे हिसाब से एक्स फैक्टर होंगे और इंडिया का जीतने का बड़ा अच्छा चांस है, अच्छा मौका है उनके लिए। और हम सब जितने यहाँ सब आए हुए हैं सभी इसी उम्मीद के साथ हैं कि इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। क्यों भाई? बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से ये प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर क्रिकेट और ओलंपिक स्पोर्ट्स की जुगलबंदी आपने देखी और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि कैसे मिट्टी से मंच तक खिलाड़ियों को पहुंचाना है। और इस मुहिम में भारत सरकार उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि और राज्यों में भी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप भी चीयर करते रहिए, क्योंकि अगर आप
सबका साथ मिलेगा तो ही पूरे स्पोर्ट्स का विकास होगा। तो चीयर्स फॉर भारत करते रहिए, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या ओलंपिक स्पोर्ट्स।